चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे कि कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है। आपने ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी होती है किसी भी कंपाउंड की, ठीक है। अब लाजमी नहीं PCl5 ही हो, NH3 हो सकता है, H2O हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कोई भी आपको वो टाइप ऑफ जो है ना वो कंपाउंड दे सकता है। फिर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के दरमियान वो आपको कहेगा कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एटम्स या मालिक्यूल्स की फॉर्मेशन बतानी है। बॉन्डिंग मालिक्यूल और ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूल और ऑर्बिटल क्या होते हैं। He2 मालिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता। MOT डायग्राम या मालिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो आपने ड्रॉ करनी है नाइट्रोजन के लिए। अब देखो ना, O2 के लिए पूछ सकता है, F2 के लिए, N2 नेगेटिव के लिए पूछ सकता है। तो आपने मेथड जो है ना करना है ना। फिर बेटा आपके पास वेस्पर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, एमो डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती होती है। तो आपके जहन में सर जी फिर तो सारा चैप्टर ही करना पड़ेगा। तो नहीं, ये थ्योरीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि थ्योरीज के अंदर से जो अगर आपको मेन थ्योरी का क्रक्स समझ आ गया ना तो इंशाल्लाह बाकी सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे। तो टॉपिक वही चलते हैं जी। पहले आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो टॉपिक है ये बेटा बड़ा आसान सा टॉपिक है, आपने मैट्रिक में ही पढ़ा होता है। यानी कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एबिलिटी है किसी भी इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल A ने B के साथ बॉन्ड बनाया है। अब ये अपने तरफ खींचने की जो सलाहियत है ये कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल फॉर्म में कहें, पावर ऑफ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात कर लें HCl की, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन इसको अपनी तरफ खींच लेगा। ये बेचारा जो है ना वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर के ऊपर ये बड़ा डिपेंड करती है। साइज़ छोटा होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। फिर स्क्रीनिंग यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनका भी इफेक्ट आ जाता है। तो सिंपल सी फॉर्म ये है कि इसका जो ट्रेंड है बेटा वो क्या होता है कि टॉप टू बॉटम ये होती है डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट ये होती है इंक्रीज। फैक्टर्स आपको पता लग गए, साइज है, इनर शील्डिंग इफेक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज है। तो ये सारे के सारे जो है ना इसके अंदर फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली रोल अदा करते हैं। अब ट्रेंड में जो है अगर आप बात कर लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन की, तो उसमें जो ग्राफ इनके प्लॉट हुए हैं आपकी बुक के अंदर, तो वो कुछ ऐसा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, फिर क्लोरीन की आती है, फिर आपके पास ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर एस्टाटीन की जो है ना नेचुरल नहीं है, तो आर्टिफिशियल टाइप आप कह सकते हैं कि ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते। तो नेक्स्ट जो है बेटा वो आपके पास अगर आप पीरियड नंबर 3 की ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन। तो इसमें क्या है कि इसमें जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है बेटे, क्लोरीन तक इसकी वैल्यू जो है ना बढ़ रही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ड्रॉ करना चाहें ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। सेकंड, इसके रेलेवेंट जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इसके साथ हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये ज़रा ज़रूरी है। ये बेटा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या इससे कम हो तो आपका बॉन्ड होता तो कोवलेंट है लेकिन नॉन पोलर कैटेगरी में आता है। अगर हो 0.4 से ज़्यादा और 1.8 से कम तो वो कहलाता है आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर 1.8 से ज़्यादा हो डिफरेंस तो आपका बॉन्ड कहलाता है आयोनिक, ठीक है। एग्जांपल बहुत सारी हैं बेटे, अब कोई भी एग्जांपल आप जो है वो कंसिडर करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि HCl की एग्जांपल हमने ली है तो HCl की ही हम बात कर लेते हैं। H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.2, क्लोरीन की जो होती है वो 3.16 है अकॉर्डिंग टू योर बुक। हम उसकी बात कर लें तो डिफरेंस जो बेटा इनका आता है
वो डिफरेंस तकरीबन आपके पास 0.9 समथिंग का आता है, 0.96 का आता है। तो 0.96 जो है ना वो फॉल करती है, 0.4 से बड़ी है और 1.8 से छोटी है। तो ये क्या होगा, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होगा आपका बॉन्ड क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, सिमिलरली आप बाकियों को भी निकाल सकते हैं। इसमें एक ज़रूरी बात है कि जब कभी भी कोई एटम जो है वो क्या होता है, एक ही तरह का होता है, फॉर एग्जांपल O2, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो 0 क्या होता है, लेस देन 0.4, तो ये क्या होगा बेटा, ये नॉन पोलर होगा। ठीक है, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आगे बेटा आता है कोवलेंट कैरेक्टर, क्या भी हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है कि एक आयन दूसरे नेगेटिव आयन, यानी कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, क्लोरीन को। अब ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता है। अब ये बचता रहा है, किसने अपना इलेक्ट्रॉन उसको क्यों दिया, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा होता है। तो इसकी वजह से जो है इस कंपाउंड में कैरेक्टर डेवलप हो जाता है कोवलेंट। ये कोवलेंट कैरेक्टर डिपेंड किसके ऊपर करता है बेटा, ये डिपेंड करता होता है कि आपका जो कैटाइन है उसका चार्ज क्या है, यानी कि ये चार्ज पे डिपेंड करता है ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ एनाइन। ठीक है, यानी कि ये आप इसको कह लें कि कोवलेंट कैरेक्टर इज इक्वल टू कि किसी भी कैटाइन का जो साइज़ है वो कितना स्मॉल है, और किसी भी जो एनाइन का जो साइज़ है बेटा वो कितना लार्ज है। अगर कैटाइन आपके पास स्मॉल होगा तो वो ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर की तरफ जाएगा, और एनाइन अगर आपका लार्ज होगा तो वो ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर की तरफ जाएगा। इस स्मॉल साइज़ की वजह से होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे है, एक पॉजिटिव चार्ज है वो ये है। पॉजिटिव चार्ज उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन छीनने की जो पावर होती है उसके बेटा हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ जो है कैटाइन वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कोई कंपाउंड जो है वो कोवलेंट होगा। ठीक है, अब सिंपल इसी एग्जांपल लेते हैं, एक एल्युमिनियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की। अब क्लोरीन का जो साइज़ है क्लोराइड का वो तो सेम है दोनों केसेस में, लेकिन एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज है +3, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2। एल्युमिनियम का साइज़ है स्मॉल, इसका साइज़ है लार्ज, इसका चार्ज जो है मोर चार्ज है, इसका बेटा क्या है, लेस चार्ज है। तो किसी भी सिस्टम का अगर साइज़ हो छोटा और चार्ज हो ज़्यादा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये चार्ज टू साइज़ जो है ये इस रेशो के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर किसी के चार्ज ज़्यादा है और उसका साइज़ जो है बेटा वो क्या है, कम है, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा पोलराइजेबल होगा, ज़्यादा पोलराइज कर सकेगा, तो फिर वो क्या होगा, वो ज़्यादा कोवलेंट होगा। तो AlCl3 इज़ कोवलेंट एज़ कम्पेयर टू MgCl2। बेटा मैं आपको यहाँ पे एक और भी एग्जांपल देता हूँ, Pb+4 और Pb+2 की, सिमिलरली Sn+4 Sn+2 की। PbCl जो है 4 और PbCl2 का, PbCl4 है बेटा कोवलेंट, PbCl2 है आयोनिक। क्योंकि चार्ज के बढ़ने की वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से सिस्टम आपका जो है वो क्या हो रहा है, ये आयनिक किसी कोवलेंट की तरफ जा रहा है। आगे बेटा आपके पास आता है डाइपोल मूवमेंट। आगे जो टॉपिक आपके पास आता है वो आता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि आपका जो एक डाइपोल है, फॉर एग्जांपल HCl है, इसने इलेक्ट्रॉन छीने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, सॉरी ये हो गया पॉजिटिव। इसने उससे कितने इलेक्ट्रॉन छीने, इलेक्ट्रॉन की जो मिकदार है यानी कि अमाउंट है या क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिवली अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो उसके लिए डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट कैसे स्टडी करते हैं, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय R। Q है इसका चार्ज और ये जो है बेटा क्या है,
ये चार्ज की सेपरेशन है, यानी कि उनके दरमियान जो है वो दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये उसकी बेस पे इसको हम निकालते होते हैं। इसकी यूनिट होती है बेटा डिबाई 1 इज़ इक्वल टू 3.335 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। तो ये कूलम मीटर होता है cm। तो अब इसकी बेस पे क्या क्या होता है कि बेटा हम इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जिसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसकी जो पोलैरिटी है वो भी ज़्यादा होगी, और वो सारे सिनेरियो इसके अंदर आ जाते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड कौन सा पोलर है और कौन सा कंपाउंड क्या है बेटा नॉन पोलर है, ठीक है। अगर डाइपोल मोमेंट किसी भी सिस्टम का 0 आ जाए तो वो कंपाउंड क्या होगा बेटा नॉन पोलर होगा, और अगर किसी का नॉन 0 आ जाए तो वो क्या होगा पोलर होगा। अब यहाँ ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कई दफ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन वो कंपाउंड क्या होता है, वो कंपाउंड नॉन पोलर होता है। क्यों? क्योंकि ये इसको इस तरफ खींच रहा है, ये इसको इस तरफ खींच रहा है। रिजल्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा बेटा 0, और जिसकी वजह से वो ओवरऑल उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। अब यहाँ पे ना मैं आपको बोनस टिप देता हूँ बेटे, सेंट्रल एटम के साथ सेंट्रल एटम, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है कार्बन, जो भी एटम लगे हुए हों अगर सेम एटम हो और सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर ना हो, तो उस सिस्टम की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी बेटा, ज्योमेट्री होगी परफेक्ट, और उस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट हमेशा होगा 0। सर जी कोई और एग्जांपल दे दें ताकि हमें समझ आ जाए। तो वो बेटा एग्जांपल जो है वो क्या है, CH4 है, CCl4 है। अब CCl4 लग रहा है कितना ही ज़्यादा क्या होगा, ये पोलर होगा, लेकिन CCl4 नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट इसका क्या है बेटा 0 है। अच्छा, अगर इसके अंदर हम हाइड्रोजन लगा दें HCCl3 तो ये बेटा पोलर हो जाएगा, क्योंकि अब सारे एटम जो कार्बन के इर्द गिर्द हैं, पहले क्लोरीन थे, अब हमने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, तो अब ये जो क्लोरोफॉर्म बन गया है, क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या है, पोलर कंपाउंड है। तो पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। एक छोटा सा टॉपिक रहता है बॉन्ड एनर्जी का, वो ख़त्म करके फिर हम चलते हैं थ्योरीज़ के ऊपर, और तसल्ली से हम टाइम लगाएंगे, फिर आगे चैप्टर्स में आपका कम टाइम लगेगा। तो बॉन्ड एनर्जी जो है बेटा वो क्या है, तो बॉन्ड एनर्जी सिंपल वो एनर्जी जिससे आप किसी बॉन्ड को ब्रेक कर सकें, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, ठीक है। एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड। अब मसला क्या है, CH का बॉन्ड अलग है, CC का बॉन्ड अलग है, CF का बॉन्ड अलग है, इसीलिए इसके साथ हम एक लाइन लिखते होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड को हम जब ब्रेक करते हैं तो वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। वो उसे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी यूनिट है बेटा किलो जूल पर मोल, इसकी जो है बेटा क्या है, यूनिट है। और हम पहला फैक्टर जो है इसका है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड जो एटम होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा जुड़े होंगे। अगर वो ज़्यादा जुड़े हुए होंगे तो उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यानी कि बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है एनर्जी। दूसरा बेटा इसका साइज़ ऑफ एटम जितना छोटा होगा, और कुछ केसेस में ना ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, यानी कि साइज़ ऑफ एटम जो है ना वो कंपेरेबल हो, अगर कंपेरेबल हो तो फिर ठीक है, फिर वो एक अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, अगर वो कम ज़्यादा हो तो फिर डिफरेंस आ जाते हैं। फिर बेटा बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एनर्जी के साथ जो डिफरेंस है वो क्या है, कम है, अपोजिट है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड ऑर्डर में बेटा आपको पता है कि जब एक बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी कम चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू जो है वो 2 बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू 3 बॉन्ड, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज़ हैं, अगर आप याद करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल HF की जो बॉन्ड एनर्जी होती है बेटा वो 562 होती है। HCl की जो है ना वो आपके पास होती है 431। आप HBr की याद करना चाहें तो 366 होती है, और HI की आप याद करना चाहें तो वो होती है बेटा 299।
सिमिलरली बॉन्ड लेंथ का जो है ना वो भी अगर आप करना चाहें तो वो भी आप इसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। हाँ, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद फ्लोरीन। अब फ्लोरीन में क्या होता है कि हालांकि बॉन्ड एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम बॉन्ड, क्योंकि उसके अंदर साइज़ बढ़ रहा है, बाकी सारे फिनोमेना बढ़ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। साइज़ के बढ़ने से कम हो रही है, यानी कि साइज़ के बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम आता है इन द केस ऑफ फ्लोरीन, उनकी बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड होना ये चाहिए था कि फ्लोरीन की ज़्यादा, क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की और कम, और आयोडीन की सबसे कम। लेकिन हुआ क्या है बेटे कि ये जो ट्रेंड है ये उल्टा पड़ गया, ये क्लोरीन और फ्लोरीन ऐसे आ गया। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के अंदर क्या होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से ये क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको वीक बनाते हैं। जैसे ये वीक करते हैं तो ये बेचारा कमज़ोर पड़ जाता है। एक्सरसाइज में आपका एमसीक्यूज़ भी है, एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ भी है। उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ही डाटा दिया हुआ है, फ्लोरीन का नहीं दिया हुआ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं जी। अब हम चलते हैं जी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल पर। तो पहली हमारे पास थ्योरी जी जो हमारे बहुत अजीज़ है थ्योरी, वो है वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्जन VSEPR थ्योरी। इसको बेटा वेस्पर पढ़ते हैं, VSPER वेस्पर के नाम से इसको पढ़ते हैं, लेकिन है ये VSEPR है वेस्पर, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। बेटा अब इसको ना गौर से समझना है। अगर आपको ये समझ आ गई तो अगले जो भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में डिस्कस करूंगा आपको विदिन अ सेकंड समझ आ जाएगा। देखो, वैलेंस शेल के मतलब आखिरी शेल होता है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो पेयर बनाते हैं वो आपस में एक दूसरे को करते हैं रिपेल, उसके ऊपर ये थ्योरी है। कुछ समझ आ रहा है? अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल केस इन द केस ऑफ नाइट्रोजन में बात करता हूँ तो वैलेंस शेल में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह के। कुछ इलेक्ट्रॉन ने क्या किया होता है, बॉन्ड बनाए होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाए होते, कुछ इलेक्ट्रॉन वेले बैठे होते हैं। तो जो अकेले बैठे हैं इसको हम कहते हैं बेटा लोन पेयर, अलोन से याद कर लें। जिन्होंने बॉन्ड बनाया होता है वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट ही इसका ये है, इसके ना पास्टुलेट्स होते हैं, पास्टुलेट का मतलब मेन पॉइंट होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, इसको मैं ना लोन पेयर को लिखूंगा LP, बॉन्ड पेयर को लिखूंगा BP, ठीक है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ज्योमेट्री में हिस्सा लेते हैं। पहला इसका पास्टुलेट है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ज्योमेट्री में हिस्सा लेंगे बेटे। दूसरा ये है कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपेल एंड ट्राई टू बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ट्राई टू बी एट यानी कि एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि दो बच्चे जो एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, एक जो है इस तरफ मुंह करके बैठ जाता है, दूसरा उस तरफ मुंह करके बैठ जाता है, ताकि एक दूसरे से इनकाउंटर ना कर सकें। फॉर एग्जांपल एक एटम है A, उसके साथ दो ग्रुप लगे हुए हैं Y और यानी XX लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो उनका डिस्टेंस है यानी एंगल है वो है 90 डिग्री का। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये X और यहाँ पे मैं कहता हूँ 45 डिग्री का है, एग्जैक्ट 45 तो नहीं है, यहाँ पे जो है बेटा वो क्या है 135 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे जो है वो क्या है 180 डिग्री का एंगल है। तो भाई आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि सबसे ज़्यादा वो एक दूसरे से दूर कब है। यस, 180 डिग्री पे। तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे। क्यों? ताकि मिनिमाइज कर सकें, टू मिनिमाइज द रिपल्जन, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ऐसे ताल्लुक रखता है। थर्ड पॉइंट है बेटा कि जो लोन पेयर को रिपेल करता है वो ज़्यादा रिपल्जन है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, एज कंपेयर टू
बॉन्ड पेयर रिपल्जन। अब ये क्यों भाई, बॉन्ड पेयर को क्यों रिपेल कर रहा? तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है। अब नाइट्रोजन देखो, इसका भाई साहब ये लोन पेयर हैं, ये बिल्कुल ऐसे हिसाब ने गुब्बारे में हवा भरी हो। ये जो है बेटा क्या है, ये इसका लोन पेयर है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है। तो अगर मैं देखूँ जो बॉन्ड पेयर को यहाँ पे, तो बॉन्ड पेयर क्या है बेटा, दो एटम के दरमियान फिक्स हुआ है। अगर आप गुब्बारे को दोनों तरफ से पकड़ के खींच लें तो जो इस तरह की लूप बनाता है, इस तरह का बेचारा, ठीक है, इस तरह की जो लूप बनाता है बेचारा, ये जो लूप बनाई हुई है उसने, रोने वाली लूप जो है, ये क्या कर रही है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जो है इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, फैली हुई है। इसलिए इसकी जो रिपल्जन है बेटा वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लोन पेयर को रिपल, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के केस में लोन पेयर को जो है वो क्या कर रहा होगा, लोन पेयर को रिपेल कर रहा होगा। तो लोन पेयर की रिपल्जन जो है वो क्या ज़्यादा है, क्योंकि लोन पेयर जो है वो क्या होता है, एक न्यूक्लियर के साथ अटैच होता है, बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियर के साथ अटैच होता है, इसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स में डेंसिटी कम होती है। ये कुछ बुनियादी बातें थी। एक आखिरी बात भाई, डबल बॉन्ड हो, कार्बन छोड़ो, ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, ट्रीट देम एज वन बॉन्ड। कैसे भाई, देखो BF3SO3, इन दोनों की ज्योमेट्री सेम है क्योंकि हमने इसको सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर किया, डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड कंसिडर नहीं करना। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है, फिर आपको थोड़ी सी चीज़ें और समझनी है, तो आपको थ्योरी क्लियर, यहाँ तक मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब बेटा एक टर्म होती है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम, सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम। सेंटर का मतलब जो है वो क्या है, सेंटर में है, दरमियान में है। पोली का मतलब होता है ज़्यादा, वैलेंट का मतलब होता है बॉन्ड बनाना, एटम्स का मतलब है कोई बेचारा अकेला ही होगा। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ ऑक्सीजन के केस में, तो ऑक्सीजन के केस में जो है ये क्या है बेटा, ये इसने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेंट्रल एटम, पॉलीवैलेंट एटम। ठीक है, तो इसको हम बेटा लिखते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, अगर हम चलें जिसको हम कंसिडर करते हैं ए। दूसरा होता है बेटा बॉन्डेड एटम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको हम कंसिडर करते हैं बी, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम इसको कंसिडर करेंगे एक्स। ठीक है, और तीसरा बेटा जो लोन पेयर है, जब भी लोन पेयर को हम लिखेंगे, हम लोन पेयर के लिए ई का इस्तेमाल करेंगे, या ई का। तो अब अगर मैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आपसे डिस्कस करूं कि कितने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो मैं इस कोड वर्डिंग में आपसे डिस्कस करूंगा। यानी कि एक पहले टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होती है AX2, एक ऐसा एटम ए, सेंट्रल एटम, जिसके साथ दो ग्रुप लगे हुए हैं। दूसरी टाइप ऑफ होती है AX3, फिर AX2E, फिर AX4, नहीं सॉरी, यहाँ पे हम AX3 विद मल्टीपल बॉन्ड्स भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, AX3 विद मल्टीपल बॉन्ड। डिफरेंस इसमें कुछ भी नहीं होता, बस ये है कि आपको ना थोड़ा सा अलग से उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ये भी होता है विद मल्टीपल बॉन्ड। फिर AX4, AX3E, AX2E2 और फिर बेटा AX5 और AX6 आते हैं। ये सारे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको हमने पढ़ानी है इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। मिनटों में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। देखो बेटा, कोई भी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है AX2 फॉर एग्जांपल, आपने उसके अंदर बातें कौन कौन सी करनी है। नंबर 1, आपने बताने हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कौन कौन से, कितनी किस्म के। नंबर 2, आपने उसके अंदर बताना है कि उसकी जो बेटा क्या है, एंगल क्या है। नंबर 3, आपने बताना है कि उसकी जो है वो शेप क्या है। नंबर 4, आपने उसके बताना है उसकी ज्योमेट्री क्या है। नंबर 5, आपने उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है, बस। अच्छा, पहले आप बताते हैं AX2। अच्छा सॉरी, एग्जांपल कौन देगा सर, आपने एग्जांपल तो दी नहीं।
तो AX2 में आप कहते हैं, पहला पॉइंट आप ये लिखते हैं कि बेटा कि इट कंटेन्स 3 एटम, 2 बॉन्ड पेयर्स। 3 एटम में और इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर जो होंगे बेटा वो क्या होंगे, अगर वो बॉन्ड पेयर हैं तो वो क्या होंगे बेटा, वो 180 डिग्री पे जो है एंगल, बॉन्ड एंगल उनका क्या है, उनका बॉन्ड एंगल क्या है बेटा, 180 डिग्री है। शेप उनकी क्या है, शेप उनकी 180 डिग्री पे होती है, लीनियर, उसको हम ऐसे लिखते हैं अपोजिट साइड पे, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री भी इनकी लीनियर होती है। अच्छा, शेप ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है फिर, शेप में आप सिर्फ जो है वो बॉन्ड पेयर कंसिडर करते हो, ओनली बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री में आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसिडर करते हो। बहुत जगहों पे ये मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, तो वो सारे जब भी ज्योमेट्री की बात कर रहे होते हैं तो वो यही कंसिडर कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या है, ये शेप ही है, लेकिन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छे बच्चे हैं आप। फिर बेटा क्या है, स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर दिया, फिर एग्जांपल देनी है। एग्जांपल कौन सी हो सकती है बेटा, BeCl2, BeF2, और इसके अलावा कौन सी एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं, Cl2 की एग्जांपल कंसिडर कर लो, HCN की, सॉरी Cl2 की नहीं होती, HCN की एग्जांपल होगी। इसके बाद बेटा CO2 की एग्जांपल होगी। देखो ना, CO2 भी तो क्या है कि एक लीनियर मॉलिक्यूल है, HCN जो है वो क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। ख़त्म, चलते हैं आगे। बेटा जो है वो आपके पास आता है AX3, एग्जैक्टली AX3 टाइप मॉलिक्यूल। तो भाई इसके अंदर क्या है, 3 बॉन्ड पेयर हैं। अब 3 बॉन्ड पेयर है तो इसका जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो क्या बनेगा, 120 डिग्री, ठीक है। वैसे 2 और 3 के लिए आप ये कर सकते हैं कि 360 से डिवाइड कर लें 2 को तो वो आ जाएगा 180, 360 को डिवाइड कर लें 3 से तो वो आ जाएगा 120, ठीक है। लेकिन ये 4 के केस में नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं लिखते होते ज़्यादा। 120 बेटा, इसकी शेप क्या है, इसकी शेप जो है उसको हम मतलब इस तरह की होती है ना, हम कहते हैं कि एक्स बॉन्ड एंगल है 120 का, और अब इसमें जो एंगल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं बेटा, 3। तो इसके लिए हम इसको कहते हैं ट्राईगोनल, और एक ही प्लेन में है इसलिए हम इसको लिखते हैं ट्राईगोनल प्लेनर, ठीक है। और इसके अलावा क्या था बेटा पॉइंट हमारे पास, इसकी एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। तो एग्जांपल में बेटा इसकी पहली एग्जांपल तो आपको BF3, BCl3, AlCl3, NO3 नेगेटिव, वो हम आगे जाके देख लेंगे कि ये क्या होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होता है। तो अब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर्स को हमने 3 ही कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल देखो SO3 बॉन्ड पेयर्स को आप 3 ही कंसिडर करेंगे, ये नहीं कहना कि ये कितने 4-6 बॉन्ड पेयर, नहीं, आप इसको 3 ही कंसिडर करेंगे, उसी के मुताबिक आप इसको डिस्कस करेंगे। 120 बॉन्ड एंगल ट्राईगोनल प्लेनर BF3 जो है ना, इसकी क्या है बेटा, इसकी एग्जांपल है, ठीक है। सिमिलरली कार्बोनेट्स जो हैं CO3 नेगेटिव 2, तो ये बेटा क्या है, ये भी इसी कैटेगरी में आपके पास आता है। कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, या आप इसको देख लें, ये चीज़ें ऐसी हैं बेटा कि जो एग्जामिनर आपका पूछ रहा होता है उसे पता होता है कि आपने ये चीज़ें इग्नोर करी हुई हैं। फिर बेटा आता है AX2E, इसमें क्या होता है, इसमें आपके होते हैं 1 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। और इसमें बॉन्ड एंगल जो है ना बेटा वो आपका देखो लोन पेयर आ गया ना, फॉर एग्जांपल सल्फर है, इसके ऊपर लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर करेगा रिपल्जन, तो इसका जो बॉन्ड एंगल था 120 का, अब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेस देन 120, ठीक है, क्योंकि वो जो एटम है उनको वो जोड़ लेगा। तो ये लेस देन 120 का जो है वो क्या आपके पास बॉन्ड एंगल आ जाएगा। और क्योंकि इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंट्रैक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। इसकी जो शेप है बेटा वो हो जाती है वी शेप। ज्योमेट्री इसकी जो है ना वो होती है ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। लेकिन अब जब शेप डिस्कस कर ली तो फिर ज्योमेट्री हमें डिस्कस करने की ऐसा ज़रूरत
नहीं होती क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको वी शेप भी कहते हैं और इसको बेटा कई दफ़ा बेंट शेप भी कहते होते हैं, ठीक है, क्योंकि विदाउट लोन पेयर ये इस तरह का शो हो रहा होता है, वीक वी टाइप। नेक्स्ट बेटा हम हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपको मैंने बता दी हैं, BF3, AlCl3, NO3 नेगेटिव वगैरह वगैरह। अब जो आता है आपके पास वो आता है AX4 टाइप मालिक्यूल। अब आपके पास जो आता है वो आता है AX4 टाइप मालिक्यूल। तो कितने बेटा इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर हैं, 109.5। क्या सर जी, ये तो 360 डिवाइडेड बाई 4, ये तो 90 नहीं होना चाहिए जी, होना चाहिए 90। इसको होना ये चाहिए कि इसको इस शेप में आना चाहिए जिसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर शेप। लेकिन इससे भी हटके एक और शेप है जो कि इससे ज़्यादा अच्छी है, वो शेप है बेटा टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल शेप या टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री जो है बड़ी अच्छी है। मतलब यहाँ पे सेंटर में होता है कार्बन या कोई भी एटम, एक कर लेते हैं, इसके ऊपर एक एक्स ग्रुप है, लेफ्ट साइड पे एक्स ग्रुप है, राइट साइड पे एक्स ग्रुप है, डाउन पे एक्स ग्रुप है, और इनकी जो एंगल है बेटा वो क्या है, ये 109.5 डिग्री इसका एंगल है, ठीक है, सीन है सॉरी। तो अब ये 1099.5 है, बड़ा इंटरेस्टिंग मालिक्यूल है। और इसकी एग्जांपल कौन सी है बेटा, इसकी एग्जांपल पहली तो आपके पास CH4 इसकी एग्जांपल होगी, दूसरी बेटा जो है आपके पास SiCl4, फिर SO4 नेगेटिव। अब देखो ना SO4 नेगेटिव में भी वो वाली बात होगी जो हमने पहले डिस्कस की थी, NH4 पॉजिटिव। आपसे पूछेगा एग्जामिनर, अच्छा जी NH4 पॉजिटिव की कौन सी ज्योमेट्री होती है। मैंने आपको कहा था ना वेस्पर आपके पेपर में बहुत दफ़ा आई हुई है जब मैंने MCQ की वीडियो को डिस्कस किया था, ठीक है बेटे। तो अब जो है AX4 टाइप ऑलमोस्ट हमारी डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं जी AX3E की तौर पे, यानी कि इसके पास क्या है, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर है। इसका 107 होता है, ठीक है, 107.5 आप इसको कंसिडर करते होते हैं एज इन द केस ऑफ जो है वो क्या है आपके पास NH3 है, ठीक है। तो 107 इसका जो है वो क्या होता है, बॉन्ड एंगल है, वो ये इसकी जो शेप है बेटा वो होती है ट्राइगोनल पायरामिडल। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहीड्रल ही होती है, ठीक है, लेकिन शेप जो है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लानर। तो इसलिए आप उसमें कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए हम बुक में भी लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी ये है, हालांकि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री नहीं है, शेप है जो कि ट्राइगोनल पैरामिडल होती है, ठीक है। और वजह क्या होती है बेटा, वजह ये होती है कि ये लोन पेयर होता है, इसके ऊपर लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा होता है। अगर आप इसको लिखना चाहें इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि E है, E इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर है जो कि X को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो आप इसको LP-BP रिपल्जन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो बॉन्ड एंगल हो गया जी। इसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल में पहले तो आपके पास पता है कि NH3 इसकी एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल है NH3। NH3 की जगह अगर मैं इसको PCl3 कर दूं तभी वो वाली इसकी एग्जांपल आएगी। फिर ClO3 नेगेटिव, ये भी क्या होता है बेटा, ये भी इसकी एग्जांपल के तौर पे आता है। क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जो है वो बॉन्ड आता है AX, अच्छा इसकी एग्जांपल होगी, बॉन्ड एंगल होगा, सब कुछ हो गया। आगे आता है जी AX2। इसमें क्या होते हैं बेटा, 2 लोन पेयर होते हैं, प्लस इसमें क्या होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। इसके अंदर जो एंगल है वो होता है 104.5। अब देख रहे हैं कि आपका कोई लोन पेयर नहीं था तो 109.5 था। जैसे ही एक लोन पेयर आया है तो आपका 107 पे चला गया, 2 लोन पेयर आए हैं तो वो क्या हो गया, 104.5 पे जो है ना आपका जो बॉन्ड एंगल है वो आ गया।
अब अल्टीमेटली क्या होना है कि जो इसकी ज्योमेट्री है वो ख़राब होनी है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो ख़राब होकर बेटा कहाँ जाएगी, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो जो ई है ये उसको क्या क्या कर रहा है बेटा, रिपेल कर रहा है। तो ये जो है ये भी उसी शेप में आ जाएगा जिस तरह हमने क्या कहा था बेटा, ये वी शेप में होता है या बेंट शेप में होता है इन द केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप है वो क्या होगी, फिर हम इसको कहेंगे कि बेंट शेप है बेटा। क्या हुआ है, बेंट हुई है, या फिर इसको वी शेप जो आप कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो शेप इसकी क्या है बेटा, इसकी बेस शेप बेंट है। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती है, एग्जांपल बेटा आपके पास इसकी दो एग्जांपल हैं, वाटर की एग्जांपल है और H2S की एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास जो सेकंड लास्ट इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर है वो है जी AX5। तो 5 बॉन्ड पेयर्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो ज्योमेट्री होती है बेटा, अब इसमें ट्राइगोनल बाई पैरामीटल ज्योमेट्री होते हैं। एंगल मैंने खुद नहीं लिखा था कि ज्योमेट्री एक्सप्लेन करूंगा तो एंगल आपको समझ आ जाएंगे। एग्जैक्ट अपोजिट साइड पे होते हैं एक्स एक्स ग्रुप। ये एक प्लेनर शेप होती है, जिस तरह आपके पास AX3 की शेप है, तो इनका एंगल होता है AX3 वालों का आपको पता है कि 120 होता है, लेकिन अगर ये उसकी एग्जैक्ट ऊपर है तो ये हो गया बेटा 90 डिग्री। तो एंगल इसके क्या होते हैं, दो, एक 90 डिग्री होता है, एक 120 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, और ट्राइगोनल बाई पैरामिडल शेप होती है। और इसकी जो एग्जांपल है, एग्जांपल में बेटा आपके पास आता है PCl3। PCl3 जो है वो इसकी एक टिपिकल एग्जांपल है। PCl5 क्योंकि 5 है ना, और PI5 जो है बेटा इसकी क्या है, टिपिकल एग्जांपल है। स्ट्रक्चर आप अगर लिखना भी चाहें तो आप इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। यहाँ एंगल होता है 120 डिग्री का, यहाँ एंगल होता है 90 डिग्री का। तो ये बेसिकली जो है वो आपके पास सारी की सारी डिस्कशन थी विद रिस्पेक्ट टू AX5। अब आखिर में एक आपके पास रह गया AX6। इसमें बेटा जो होता है सारे इसकी जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो कितने हैं बेटा, बॉन्ड पेयर्स हैं इसके 6, और इसकी जो एंगल है वो होता है 90 डिग्री। जियोमेट्री इसकी होती है बेटा ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, और इसकी एग्जांपल जो है बेटा आपके पास SF6 इसकी एग्जांपल है। इसमें शेप कैसे होती है, वही XYZ एक्सिस वाली शेप होती है। यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या है, सेंटर में S होता है, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, और इधर फ्लोरीन, और इधर फ्लोरीन। हर एक का एंगल जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। सो फॉर ये बेटा हमारे पास थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। अब इसमें आगे आता है वर्किंग आउट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपसे पूछ सकता है कि प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ, अब आपसे पूछेगा प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ इसके लिए ना मैंने बड़ा एक आसान सा तरीक़ाकार ढूंढा हुआ है। अब आसान सा तरीक़ाकार क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आपने ये लिखना है, फॉर एग्जाम्पल NH3 है ना, आप लिखेंगे NH3 बिलोंग्स टू AX3E टाइप मॉलिक्यूल, so it contains following molecular feature. नंबर 1, ये क्या होगा बेटा, it has 1 lone pair and 3 bond pairs. Bond angle is equal to क्या होता है बेटा 107 डिग्री। थर्ड आप लिखेंगे ट्राइगोनल पैरामिडल शेप, और 4 पे आप लिखेंगे कि इसका क्या होता है बेटा
स्ट्रक्चर आप क्या लिखेंगे जी, एन लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बुक के एतबार से करना चाहें तो इट्स ओके, या बुक के एतबार से कर सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन जो हैं, आप इससे पहले जो है ना वो लिखना चाहें लिख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो क्या हैं बेटा, 5 हैं, 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर चार्ज अगर आपके पास NH3 है उसमें कोई नहीं होता। तो इसके अलावा आप लिखना चाहें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितने हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो वो सीधी बात है, आपको पता है कि आप इसको इसकी बेस पे आपने डिफाइन कर दिया तो आप लिख सकते हैं, डजेंट मैटर इस तरह। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्पर थ्योरी का टॉपिक था, तो वो इन द फील्ड ऑफ ड्रग, वो हमारा सिलेबस में निकल गया। तो इसके बाद बेटा क्या है, क्विक क्विज कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.2 है, वो आपने प्रैक्टिस करनी, सिंपल सी बात है, वो आप अभी कर लेंगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आगे बेटा आपकी आती है सेकंड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिस्ट्री में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, केमिस्ट्री का हर लफ्ज़ चीख चीख के बता रहा होता है कि भाई मेरा नाम ये है, तो मुझे अगर समझ जाओ तो मैं खुद ब खुद लिख सकूँ। वैलेंस अगेन आखिरी शेल, बॉन्ड बनाते हैं, उसके ऊपर थ्योरी है। अब कैसे बनाते, क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो सारे डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो बेटा एक हमने बात की है कि ये थ्योरी जो है वो आपके पास हिटलर एंड लंदन ने जो है वो पेश की थी, हिटलर एंड लंदन ने पेश की थी कब, 1927 में। कुछ इसके जो ना पाशुलेट्स हैं आपके बुक में, आई गेस मेन पॉइंट्स की सूरत में लिखे हुए हैं। पाशुलेट्स वो पॉइंट्स होते हैं, वो मेन पॉइंट्स होते हैं जो थ्योरी के बेसिक बुनियाद होती है। तो पहला पास्टुलेट बेटा ये, इसमें सिंपल सी बात है बड़ी, एवं लंबी चौड़ी डिटेल में हम नहीं जाते। यहाँ एक बात आप कंसिडर कर लो कि भाई शादी उन्हीं की होती है जो सिंगल होते हैं, ठीक है। अब शादीशुदा की शादी तो नहीं होगी, तो सिंगल जो होगा उसकी आप क्या होगी, पेयरिंग होगी। ये अगर आपको समझ आ गया, आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो हैं वो क्या होंगे बेटा, बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s1 है, इसका हाफ फील्ड है तो ये बॉन्ड बनाएगा। हीलियम के पास जो है वो क्या है, हाफ फील्ड नहीं है तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो करते हैं बेटा ओवरलैप, और उस ओवरलैप से बॉन्ड बनता है, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉन्ड जो आप बॉन्ड बनेंगे वो इक्वल होंगे कि उसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं। जिसके पास जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल उसके उतने ही बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और पहला जो बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड जो होगा वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होगा, और अदर जो भी बॉन्ड बनेंगे दो एटम के दरमियान वो क्या होंगे बेटा, वो पाई बॉन्ड्स होंगे। कैसे कैसे होते हैं वो उसको हम ज़रा देख लेते हैं। और एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी जो है बेटा वो क्या होती है, रिलीज़ होती है जब कभी भी कोई बॉन्ड बनता है। इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि एनर्जी जो रिलीज़ होती है जब भी कभी कोई बॉन्ड बनता है, उसमें क्या होता है बेटा, एनर्जी का जो है ना वो इखराज होता है, निकलती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगी, जितनी भी किसी किस्म की स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगी, उतनी बड़ा जो है ना वो मोर एनर्जी जो है वो निकलेगी, उतना ही एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अभी तक जो हमें सारी चीज़ें समझ आ गई हैं सिवाय दो चीज़ों के, कि भाई ये सिग्मा का क्या कॉन्सेप्ट होता है और पाए का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये सिग्मा बॉन्ड पाए बॉन्ड ये क्या चक्कर है भाई, पहले तो ये हमें बताया ना। तो बेटा सिग्मा बॉन्ड जो है वो पहले तो ये याद रखें कि सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल के मिलने से बनता है,
पी ऑर्बिटल के एस ऑर्बिटल के मिलने से बनता है, पी ऑर्बिटल के पी ऑर्बिटल के मिलने से बनता है। यानी कि इन तीनों में से कोई पॉसिबिलिटी हो जाए जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट टाइम, तो ये जो बॉन्ड बनता है इसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। कैसे भाई? एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, दूसरे एस की भी स्फेरिकल होती है। ये जब आपस में जुड़ेंगे, बाउंड्री शेयर करेंगे, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा एस एस सिग्मा बॉन्ड। फिर पी ऑर्बिटल का आपको पता है कि इस तरह की डबल शेप होती है। ये जब आपके पास मिलेगा एस के साथ तो ये आपके पास जो है ना वो पी एस या फिर एस पी सिग्मा बॉन्ड आपके पास बनेगा। या आपके पास एस पी जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, एस पी सिग्मा बॉन्ड ये बन जाएगा। देन अगर आप पी पी की बात करें तो पी ओवरलैपिंग था, पी के ना पी और ऑर्बिटल का अलग से कॉन्सेप्ट होता है कि पी ऑर्बिटल में दो जगह होती हैं, जो ये टॉप वाली जगह होती है और बॉटम वाली जगह होती है, इसको हम कहते हैं हेड। और जो ये वाली जगह होती है बेटा इसको हम कहते हैं साइड। तो अगर हेड, एक पी ऑर्बिटल का हेड दूसरे पी ऑर्बिटल के हेड से मिलता है तो इसे कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और इस नतीजे में जो है वो क्या होता है कि आपके पास जो बॉन्ड बनता है बेटा वो पी पी सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? पी पी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इजीली आप इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या होता है कि ओवरलैपिंग से बनता है, दो एटम के दरमियान बनता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो हम आगे जाके देख लेते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ का क्या चक्कर होता है। अब आते हैं बेटा पाई बॉन्ड पे। तो पाई बॉन्ड ये याद रहेगा कि पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा पी और पी के दरमियान, पी ऑर्बिटल की पी और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनता है। इन जनरल ये पी वाई से मिलने से बनता है और पी जेड के मिलने से बनता है। अच्छा, यहाँ ज़रूरी बात यह है, मिलने के लिए एक्सिस का सेम होना ज़रूरी है। अगर एक्सिस सेम नहीं होगी यानी कि पी वाई पी जेड से ओवरलैप नहीं कर सकता क्योंकि एक्सिस सेम नहीं है, एक्सिस का सेम होना ज़रूरी है। ये जो ओवरलैप करेंगे ये कुछ इस तरह की ओवरलैप होगी। फॉर एग्जांपल ये जो है एक पी वाई है, दूसरा पी वाई के साथ मिल रहा है। अभी जो साइड्स हैं ये साइड से ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है बेटा पी वाई ओवरलैप से जो है वो क्या बना है? पाई बॉन्ड बना है। अब न्यूक्लियस कहाँ पे है? न्यूक्लियस यहाँ पे। तो अभी तक जो डिस्कशन की है हमने, इसका हमें एक चीज़ पता लगी है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है ऐसे कि दो न्यूक्लियाई होते हैं और वो सेंटर में इस तरह का वो शेप बनाता है। मतलब ऑर्बिटल जो है वो उसमें अक्सर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? सेंटर में होते हैं। तो यानी कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेंटर में होते हैं। तो ये स्ट्रेंथ के लिहाज से क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग होता है। पाई बॉन्ड के जो हैं वो क्या होते हैं? अबव और बिलो होते हैं। यानी कि पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, ऊपर और नीचे। तो यानी कि पाई बॉन्ड जो है वो क्या है? एक वीक बॉन्ड है। ठीक है, तो इसकी जो मेन वजह है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो इसमें इस्तेमाल होता है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन बिटवीन द जॉइनिंग लाइन ऑफ टू न्यूक्लियाई। इसको बॉन्ड एक्सिस कहते हैं। जॉइनिंग लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड एक्सिस कहते हैं। तो ये बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और नीचे है, इसलिए पाई बॉन्ड वीक है, और ये ऊपर नहीं है बल्कि क्या है? दरमियान में है, इसलिए जो है वो क्या है? पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब असल सवाल जो है, जो मैंने आपको बताया था कि सिग्मा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने में। तो इसकी जो एप्लीकेशन है बेटा उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको VBT भी कहते हैं। ठीक है, मैंने शायद शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी थी इसकी। तो पहले है जी H2 का मॉलिक्यूल। अब H2 के मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? 1s1 है, दूसरे का भी क्या है? 1s1 है। दोनों की ओवरलैप करवाएं, बॉन्ड बन गया। तो इसमें सिंपल आपने क्या करना होता है ये समझ लें। जब कभी भी फॉर्मेशन गिवन हो, मैं आपको ना इसका हल करके बताता हूँ। आपको फॉर्मेशन लिखनी है, आप हेडिंग देंगे जी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहले जो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ
द इलेक्ट्रॉनिक configuration of hydrogen is as follows. Hydrogen 1 1s1, हाइड्रोजन 1, दो दफ़ा इसे लिख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन है। अब आप फिर जो है ना इसको हाईलाइट करेंगे। ये आपके पास जो है वो क्या है, इसमें ये जो है इसके विषय अच्छा लिख लें, ये क्या है, पार्शली फिल्ड। तो नीचे आप मेंशन करेंगे बोथ द हाइड्रोजन एटम हैव partially filled 1s for bonding. So अब क्या होगा, 1s को ड्रॉ करें, दोबारा 1s को ड्रॉ करें, वन हाइड्रोजन का 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का 1s1, और इसको जो है ना H2 मालिक्यूल लिख के इनको जोड़ दें, दरमियान में बॉन्ड शो कर दें। प्लस लिखना चाहें दरमियान में तो अच्छी बात है, तो इसको लाइन ड्रॉ करके लिखेंगे, ये क्या है, बॉन्ड एक्सिस है। तो हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। तो ये सवाल इसको ऐसे सॉल्व करना होता है, कोई टेंशन नहीं। अब हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी, अब हमने फॉर्मेशन करनी है बेटा F2 की। तो F2 में फ्लोरीन की जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें, 1s2 2s2 2p। अब 2p में क्या है बेटा, 2p को तीन तरह से हमने डिवाइड करना है, 2px 2py और 2pz। 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के क्या एटॉमिक नंबर होता है, 9। 1s2 ये 4, ये हो गए 5 6 7 8 9। इसका मतलब 2pz इसका जो है वो क्या है, अवेलेबल है। इसका 2pz क्या है, अवेलेबल है। तो ये 2pz को 2pz से जो है ना वो आप ओवरलैप करवाएंगे, तो ओवरलैप करवाने से जो है वो क्या बनेगा आपके पास। अब यहाँ बच्चे आके कंफ्यूज होते हैं, pz सिग्मा बॉन्ड। सर आपने तो कहा था कि pz जो है ना वो बनाता है पाई बॉन्ड। भाई मैंने कहा था p के साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। डजेंट मैटर py है, pz है, px है। हाँ अगर पाई बॉन्ड बनाएगा तो उसके लिए स्पेसिफिसिटी है कि py pz बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये सिंपल आपने ड्रॉ कर देना है। सिमिलरली बेटा HF की बात करूँ तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अच्छा ये वाली लिखनी है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, 2px 2py। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वहाँ ड्रॉ करें जहाँ पे फ्लोरीन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, दोनों को कंबाइन करें, बाकी वही लाइन लिख दें, और इसकी जो शेप बनेगी वो आपने ऐसे शो करनी है कि ये इसके बन गया। सिंपल, क्या मसला है। सिमिलरली आप फिर O2 को ड्रॉ करते हैं बेटा। O2 का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि O2 के अंदर क्या होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं। तो इसलिए जब O2 को आप ड्रॉ करेंगे तो आप उसके अंदर जो है वो पहले सिग्मा बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ये नहीं है सॉरी, पहले आप इसके अंदर जो है वो क्या करेंगे, पहले आप इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड ड्रॉ करेंगे आप, फिर आप जो है इसके अंदर पाई बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। लेट्स से मैंने इसके अंदर जो है ना वो ये लिखा ऐसे, ये जो प्लस है ये क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है, ये प्लस जो है ये क्या है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है। अब जब ये मिलेंगे तो ये इस तरह ओवरलैपिंग करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, और इस तरह ओवरलैपिंग करेंगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शो करना चाहें इलेक्ट्रॉन शो कर दें ऑपोजिट स्पिन करके कि ये जो है बेटा क्या है, ये पाई बॉन्ड बनना है, ये सिग्मा बॉन्ड बनना है। सिमिलरली इन द केस ऑफ नाइट्रोजन लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि इसमें क्या है कि इसमें आपको जो है ना वो एक 3 डायमेंशनल टाइप बनाना पड़ता है, इधर और इधर जो है ना आपको इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ते हैं। सिमिलरली यही शेप जो है ना आप बनाएंगे इन द केस ऑफ नाइट्रोजन 2। तो फिर आप जो है ना वो N ट्रिपल बॉन्ड N की जो है ना वो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंपल आप इस तरह जो है ना इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो क्या है आपके पास, सिग्मा बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड जो है वो क्या है आपके पास
पाई बॉन्ड है। सिंपल सिनेरियो, कोई लंबी चौड़ी डिटेल इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे बेटा आपका जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ख़त्म हो जाते हैं। अब हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जी हाइब्रिडाइजेशन का। अच्छा, ये सारे जो ना नोट्स की सूरत में आपके पास गूगल ड्राइव पे गिवन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के, बाकी चीज़ों के। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है भाई? हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए आप ये समझें कि आपने जो है ना वो एक आपके पास है सेब, एक आपके पास बेटा केला है, और इन साथ में आपके पास क्या है, दूध है। आपने इनको मिक्स किया ग्राइंडर में और आपने एक मिल्क शेक बना लिया। अब इस मिल्क शेक का फ़ायदा क्या है? इसमें आपको सेब का भी जायका आ रहा होगा, केले का भी जायका आ रहा होगा, दूध का भी जायका आ रहा होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझें तो ऑर्बिटल्स क्या करते हैं बेटा? ऑर्बिटल करते हैं मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा बेटा, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपका जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं, देखो कार्बन है ना, कार्बन के पास है 1s2 2s2 2px 2py 2pz। इसके पास बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब अपना 2s जो है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है 2px को, 2py को, 2pz को। अब जब हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है इन द केस ऑफ CH4, तो ये 1s के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बॉन्ड बनते हैं ऐसे। अब होना ये चाहिए कि ये जो बॉन्ड बना है बेटा, ये बना है S ओवरलैप से, जो कि होती है स्ट्रॉन्ग। ये तीनों बॉन्ड बने हैं SP ओवरलैप से, जो कि होती है वीक। तो होना ये चाहिए था कि कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बनता वीक और बाकी तीन जो होते वो क्या होते, सॉरी एक बनता स्ट्रॉन्ग, बाकी तीन बनते वीक। लेकिन एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया है कि 4 बॉन्ड जो हैं CH बॉन्ड वह हैं इक्वल है। तो अब इक्वल कैसे हैं? तो उसके नतीजे में जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो आया है कि ये जो ऑर्बिटल हैं ये अब अपने आप को आपस में करते हैं इंटरमिक्स। ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके ये नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि डीजनरेट हैं, जिनकी एनर्जी जो है वो क्या है, सेम है, और सेम इनकी शेप है। अब देखो S की शेप क्या होती है, ये P की शेप क्या होती है, ये। इन दोनों को कंबाइन करके इस तरह की एक शेप बनाएगी, जिसमें एक छोटा लूप है और एक बड़ा लूप है। इसको कहते हैं हाइब्रिड शेप कहते हैं। तो मिक्सिंग, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल of different energy and shape to form new set of hybrid orbital having same energy and सेम शेप। तो भाई खत्म हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब ऑर्बिटल कौन कौन से मिक्स हो सकते हैं? S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है। अब यहां पे ना, अब आपको जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन लिखना है बेटा, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले हाइब्रिडाइजेशन जब भी आपने लिखनी है तो आपको ऐसे पूछेगा कि राइट अ डिटेल नोट ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन एंड इथीन मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या फिर वो आपको हाइब्रिडाइजेशन की टाइप का नाम देके उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटा पहले ऑर्बिटल को S को आप आगे मिलाते जाएं, तो या इसकी बनती जाएंगी टाइप्स। फॉर एग्जांपल S को P के साथ मिलाया तो बन गया SP,
एस को 2p के साथ मिलाया तो बन गया बेटा sp2, एस को 3p के साथ मिलाया तो बन गया sp3, एस को p के साथ मिला के d के साथ मिलाया तो ये बन गया बेटा dsp3, आगे फिर एक और d शामिल कर दिया तो d2 sp3 बन गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वाले हमारे कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारी जो टाइप्स हैं बेटा वो क्या हैं, sp, sp2 और sp3। अब जब कभी भी आपने लिखना है बेटा तो आपने पहले लिखनी है इनकी डेफिनेशन, बाकी मैं अगले पेज पे करता हूँ, आपको बताता हूँ। पहले आपने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो देख लें, ट्रिक मैं बताता हूँ, मुझे पता है जो बच्चे मेरे से पढ़ते रहे उन्हें पता है कि सर ट्रिक क्यों नहीं बता रहे। तो आपने जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज मेंट बाय फॉर एग्जाम्पल sp हाइब्रिडाइजेशन, explain the hybridization of BeCl2 या एंड इथाइन मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेटा इसको अटेम्प्ट करेंगे, सीक्वेंस होता है, बहुत आसान सीक्वेंस है। देखो पहले आपने sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल बतानी है कि sp हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो क्या होती है। फिर आपने बताना है कि हेडिंग लिखनी है BeCl2, फिर आपने बताना है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2। फिर आपने बेटा लिखनी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम किसकी जी, Be की लिखनी है। कौन कौन सी, पहले लिखेंगे बेटा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर लिखेंगे हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैं वन बाय वन आऊँगा ना इस पर, क्यों परेशान हो रहे। सेकंड जो है बेटा वो क्या है आपके पास, फिर आप ड्रॉ करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर आप ड्रॉ करेंगे बेटा शेप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर आप ड्रॉ करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल, फिर आप ड्रॉ करेंगे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फीचर, जिसमें सरसरी से बेटा आप लिखेंगे एंगल क्या है इसका, बॉन्ड एंगल क्या है इसकी, ज्योमेट्री क्या है, और फिर है ओवरलैपिंग कौन सी हुई है। तो ये बस खत्म हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। अब सबसे ज़रूरी बात, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको कैसे पता लगेगी, उसके लिए बेटा एक ट्रिक है, ट्रिक को हम कहते हैं स्टेरिक नंबर, कि आपने बेटा जो है ना वो लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम या फिर बेटा इसको जो है ना बॉन्ड पेयर भी कंसिडर करें, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी कहते होते हैं हम कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, लेकिन फिर वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई सिग्मा बॉन्ड सर ने कहा था सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया, तो फिर टेंशन ख़त्म करने के लिए सीधा कह लो कि बॉन्ड कितने। अच्छा अगर बेटा ये नंबर आ जाए 2 तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, अगर ये नंबर आ जाए 3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, अगर ये नंबर आ जाए 4 आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, अगर आ जाए 5 तो होगी dsp3। ओह हमारा काम ही नहीं है 5 के साथ। सो अब बेटे मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूँ, अब आपको सारी क्लियर हो जाएंगे। तो BeCl2, तो BeCl लोन पेयर है सर, इसके ऊपर लोन पेयर कैसे पता लगेगा हमें, लोन पेयर का नहीं पता, मैं बताता हूँ। देख मैंने आपको ट्रिक बतानी है, आपको जब कभी भी लोन पेयर का कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो 321 पे अपने फ़ोन कर लेना है। मतलब फ़ोन का मतलब F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन के पास होते हैं 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास होता है 1 लोन पेयर, ये 1 है, ठीक है। तो ये अब इनकी बरादरी के जितने भी निकाल लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन, सल्फ़र 3 लोन पेयर, फिर इसके बाद आपके पास है जी नाइट्रोजन, फास्फोरस 1 लोन पेयर, टेंशन ख़त्म। कुछ जो हैं एटम्स जिस तरह लेड हो गया
SN हो गया, उनके पास भी एक लोन पेयर होता है, लेकिन वो रेयर ही आते हैं हमारे पास। तो बेरिलियम फोन में बिलोंग करता है, नहीं, ज़ीरो लोन पेयर। डायरेक्टली बॉन्डेड एटम, क्लोरीन इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, क्लोरीन इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, दो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, sp। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल कर लेते हैं। ये कार्बन, इसके साथ डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन है जी, एक कार्बन है, इसके साथ एटम दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। तो मतलब क्या है कि इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम कितने हैं, दो। लोन पे कितने हैं बेटा, ज़ीरो। तो ये इसका आंसर आएगा 2, ये हो जाएगा sp। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जी। H2C डबल बॉन्ड CH2। अब HCH डबल बॉन्ड CH। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तो इसमें जो सेंटर कार्बन, अभी इसको भी कंसिडर कर लेंगे, एक ही बात है, 1 2 3 कार्बन फोन से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ज़ीरो लोन पेयर प्लस 3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। फिर अब बात करेंगे इसके केस में, इसके केस में क्या होगा बेटा, इसके केस में आपके पास जो कार्बन है उसके इर्द गिर्द कितने एटम अटैच हैं बेटा, कार्बन के इर्द गिर्द एटम अटैच हैं 4। तो इसके पास ज़ीरो लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब बच्चों को क्या पता होता है, सर ऑर्गेनिक में हमें पता लगा है किसी XYZ से कि जब कभी भी ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप होती हैं sp, डबल बॉन्ड हो तो होता है sp2, सिंगल बॉन्ड हो तो होता है sp3। बेटा हर जगह ये नहीं होता, एक मालिक्यूल है और अक्सर ये पेपर में दे भी देते होते हैं। मेरा तो फेवरेट मालिक्यूल था ये वाला मालिक्यूल। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ने दो बॉन्ड बनाए हुए ना, डबल बॉन्ड। तो टेक्निकली जो बच्चों ने डाटा लगाया होता है उसके मुताबिक तो उससे क्या होना चाहिए, sp2। लेकिन फार्मूले में पुट कर लो, ये कार्बन कितने आइटम से डायरेक्टली अटैच है, 2। 0 + 2 = 2 sp हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। सिमिलरली ये दो एटम से अटैच है कार्बन के लोन पेयर ऑक्सीजन का नहीं देखना, सेंट्रल एटम का देखना है ना। सेंट्रल एटम कार्बन है, इसका लोन पेयर नहीं होता। 0 + 2 = 2 इसकी क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अब आपको हाइब्रिडाइजेशन का कोई मसला नहीं है, अब हाइब्रिडाइजेशन MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से निकालने में कोई इशू नहीं है। फेडरल बोर्ड ने 2019 में फॉर्मल्डिहाइड के बारे में पूछा था कि इसकी कार्बन हैक की हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो बेटा ये बड़े सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 कार्बन बिलोंग नहीं करता फोन से, 0 + 3 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों आपको हाइब्रिडाइजेशन का कोई मसला नहीं रहा। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको पता लगी ना। अब अगर ऐसा ना लिखा हो, अगर ये व्हाट इज मेंट बाय दिस ना लिखा हो, फिर ये सवाल आ जाए एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ना हो, तो फिर भी तो आपको हाइब्रिडाइजेशन ढूंढनी है ना। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। अब जिक्र करते हैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन पे। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन पे अगर मैं बात करूं बेटा, आप कहेंगे जी कि किसकी बात करेंगी, लेट से बात कर लेते हैं, मैं तीनों की आपको ना शो कर दूंगा, इथेन इथेन मीथेन इथाइन की। हाँ ठीक है, तो आप लेट से कहते हैं कि आप इथेन की बात कर लेते हैं। तो इथेन इथीन इथाइन, आपकी बुक में ना ये इथेन इथीन इथाइन नहीं लिखा होगा, आपकी बुक में लिखा होगा इथेन इथाइलिन, ठीक है। यानी कि इथीन को उन्होंने लिखा हुआ है, इथाइलिन इसको कॉमन नेम है, और इसके लिए लिखा होगा एसिटाइलिन, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए जो है ना उन्होंने लिखा होता है एसिटाइलिन। अच्छे भले बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो क्या होता है कि इन द केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड तो वो बच्चे फिर कंफ्यूज ही रह जाते हैं। सर जी आपने कहा था ईन जिसके आखिर में आ जाए तो वो तो डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे तो ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, एसिटाइलिन। अब इनमें ना अलग अलग करके मैं आपको बताता हूँ। कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा क्या है, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर बना ले साथ साथ बेहतर है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता है इधर, तो ये बन जाती है बेटा एक्साइटेड स्टेट। लाजमी नहीं है कि हर एटम की एक्साइटेड स्टेट हो, कुछ एटम की ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट एक ही होती है, इसलिए मैंने बेरिलियम का नहीं लिखा ताकि वो हमें कन्फ्यूजन जो है ना वो ना हो ज़्यादा,
और उसमें भी होती है, लेकिन हम नहीं जाएंगे उसकी तरफ। तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास एक्साइटेड स्टेट बन गई। अब हाइब्रिड स्टेट जो है ना, ये हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए अलग होगी। तो मैं आपको ना यहाँ पे तीनों लिखवाता हूँ, जो आपका क्वेश्चन आया आपने उसके मुताबिक लिख लेना है। 1s का बेटा हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं होगा, 1s हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं है क्योंकि ये इनर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जब sp3 की बात आएगी तो sp3 कितने ऑर्बिटल हैं बेटा, 3 4, तो ये 4 ऑर्बिटल बना देंगे। लेकिन sp2 जो है वो एक ऑर्बिटल उसने शामिल नहीं किया, उसमें एक 2pz जो है वो क्या रह जाएगा, अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा, ठीक है। और sp में जो है बेटा वो क्या है, sp में दो जो हैं 2py और 2pz जो हैं वो क्या रह जाएंगे बेटा, अनहाइब्रिडाइज। अब आप इनमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। इसका आसान तरीकाकार ये भी होता है कि आप एक बॉक्स बना लें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दें, नीचे sp3 लिख दें, sp3 लिख दें, sp3 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक हमने ये कहा। दूसरा बेटा क्या था, अब ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। अब शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, भैया आपको ये सल्फर क्या नाम है, आपके पास जो s और p ऑर्बिटल ने उनकी जो शेप आपको पता है ना बेटा, आपने लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें ड्रॉ कर देना है, s है, ये आपके पास p है, ये आपके पास जो है वो क्या है, p है, ये आपके पास p है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए x y z एक्सिस का आप इस्तेमाल करेंगे, x y z एक्सिस का आपने इस्तेमाल करना ही करना है। ये हो गई जी आपके पास शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए शेप एक ही है, ये वाली शेप। अब अगर आपके पास sp हो तो आपने दो शेप ड्रॉ करनी है, अगर आपके पास sp2 हो 3 शेप ड्रॉ करनी है, अगर आपके पास जो है वो क्या हो sp3 हो तो 4 शेप ड्रॉ करनी है। शेप की एक तरह का शेप बना लें, या इनको ना मुख्तलिफ, अगर आप इसको ऐसे करके ड्रॉ करना चाहें तब भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप 3 ड्रा करेंगे तो sp2 हो जाएगा, 4 ड्रा करेंगे तो sp3 हो जाएगा, 2 ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अब हम ड्रा कर लेते हैं जी इसके बाद फाइनल शेप्स। ये भी हो गया हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल ड्रा कर लेते हैं। अब पहले देखो बेटा, आपके पास जो है ना वो इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको पता है कि ये जितने बॉन्ड बने हुए हैं, अच्छा ज़रूरी बात है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होती ही बेटा सिग्मा बॉन्ड के लिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसके लिए होती है बेटा, सिग्मा बॉन्ड के लिए होती है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब जो सिग्मा बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, तो कार्बन ने क्या किया होगा, कार्बन की क्या होगी, एक ऑर्बिटल होगा ऐसे, दूसरा और ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, sp3, क्योंकि हमें पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दूसरा sp3, तीसरा sp3, चौथा sp3। अब वो जो ड्रा करते थे ना वो पहले ज़माने में पूरा ऑर्बिटल, अब वो ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा sp3। सिमिलरली ये दूसरा कार्बन होगा बेटा, वो भी क्या होगा, sp3। अब इसको ओवरलैप करवाएगा, ये sp3 बन जाएगा। तो अब क्या होगा बेटे, अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स आपके पास होंगे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है 1s, एक ही ऑर्बिटल से जो है ना वो ओवरलैप करवाने की किसी ज़रूरत है को नहीं। तो ये 1s 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 और ये 1s हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ फिल करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करवा के देख भी सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास शेप बन गई। अब यहाँ पे फीचर्स, बॉन्ड एंगल आपके पास 109.5, ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल। अच्छा, बॉन्ड टाइप sp3, हाइब्रिडाइजेशन किसके साथ हुई है, s। सारे क्या हैं बेटा, सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अच्छा, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं वो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जी सेकंड मॉलिक्यूल की टाइप पे। अगर हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड हो, सारी चीज़ें सेम रहेंगी बेटे, मॉलिक्यूलर शेप में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। आप यहाँ लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, यहाँ पे भी जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे,
ये कार्बन के ऊपर यहाँ पे भी जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे आप जो है ना वो अपने हाइड्रोजन को शो कर सकते हैं। तो अब जो एक ऑर्बिटल आपके पास बच गया है, देखो ना यहाँ पे इन द केस ऑफ sp2 2pz बच गया था ना। अब जो 2pz बच गया है वो यहाँ पे कंप्लीट ऑर्बिटल की सूरत में आएगा, यानी कि वो ऐसे पूरा ऑर्बिटल आएगा, इधर भी पूरा ऑर्बिटल आएगा। ये आपस में जब मिलेंगे बेटा ये बनाएंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अब जो शेप बनेगी इसमें आप अब बॉन्ड एंगल कितना है बेटा 120 का, शेप कौन सी है ट्राइगोनल प्लेनर है, और बॉन्ड एंगल 120 का बन गया। और क्या था जी हमारे पास, इसके अलावा sp2 s ओवरलैपिंग है। इसके अलावा आप यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्रॉ करना चाहें तो आपके पास 5 सिग्मा बॉन्ड हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड हैं और 1 पाई बॉन्ड है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट बेटा जो है वो आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास आता है जी कि ये कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द केस ऑफ एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन के केस में जो है ना वो आपने क्या 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 करना है, आपने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसको ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन द केस ऑफ एसिटाइलिन आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो एसिटाइलिन का तो फार्मूला सेम है। तो इसमें क्या होगा बेटा, इस तरह का फार्मूला है तो कार्बन के एक इस तरफ sp और ऑर्बिटल आ जाएगा, एक इस तरफ sp ऑर्बिटल आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे कार्बन का भी इस तरफ और इस कार्बन का भी इस तरफ आ जाएगा। तो अब आपने इसके अंदर जो है ना वो क्या क्या करना है बेटा, जो है ना वो हाइड्रोजन एटम को अटैच कर लेना है 1s और ये 1s। अब रही बात पाई बॉन्ड्स की, तो उसके लिए अगेन आपको पूरा शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास एक ऑर्बिटल ऐसे बना है, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे बना है। तो ऊपर वाला जो है ना ये py से मिलाएंगे आप, और pz जो है ना वो आप pz से मिलाएंगे, तो 2 पाई बॉन्ड इसके अंदर जो है वो क्या बनेगी। तो बॉन्ड एंगल 180 का है, लीनियर इसकी शेप है, और क्या है जी इसका आपके पास s ओवरलैप है, और 2 पाई बॉन्ड हैं, और टोटल आपके पास कितने बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। 3 कैसे, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी। अब हम हाइब्रिडाइजेशन भी कर चुके हैं। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक है, छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये होता है कि जब कभी भी इसको आप ऐसे कंसिडर कर लें कि 2 बंदे हैं, एक है अहमद और एक है फुरकान। अब ये दोनों क्या क्या करते हैं, ये दोनों रोज़ाना टिफ़िन लेके जाते हैं स्कूल में, और इसको मिल बैठ के खाते हैं। जब ये टिफ़िन मिल बैठ के खा रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि जो है आपके पास अहमद का और फुरकान का दोनों का जो टिफ़िन है वो म्यूचुअली शेयर हो रहा होता है। ऐसी बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। अब होता क्या है कि फुरकान की जो है ना वो घर वाले किसी ट्रिप पे जा रहे होते हैं, तो वो अहमद को कहता है कि यार कल जो है ना वो मेरे घर वाले आज चले जाएंगे, तो कल मामा मेरी नहीं होंगी, खाना वो नहीं बना पाएंगी, आप ये करना कि आप 2 टिफ़िन ले आना। अब इस केस में अहमद जो है वो क्या करता है कि 2 टिफ़िन लेके आता है, फुरकान कुछ नहीं लेके आता। इस तरह की नेचर ऑफ बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा सिस्टम जिसमें एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, दूसरे एटम के पास कुछ भी ना हो, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस सिस्टम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो डब्बे तो लेके आया है अहमद, लेकिन अब वो दोनों क्या क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, मिल बांट के खा रहे हैं। जैसे वो लोग मिल बांट के खा रहे हैं, उस मिल बांट के खाने की वजह से हुआ क्या कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो यानी कि एक इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक एटम डोनेट करता है, एक एटम एक्ट एज अ डोनर कर रहा होता है, और एक एटम जो है ना वो एज अ एक्सेप्टर काम कर रहा होता है। जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं एडक्ट, ADDUCT एडक्ट कहते हैं। एग्जांपल इसमें क्या है बेटा, इसमें एग्जांपल आपके पास क्या है, वाटर की एग्जांपल है, वो H पॉजिटिव को अपने जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, और एक H3O पॉजिटिव का जो है ना एक टाइप मॉलिक्यूल बना देता है, एडक्ट बना देता है।
सिमिलरली जो है एक आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला है, उसमें जो ना ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर कार्बन को डोनेट किया होता है। इसके केस में ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर और कार्बन के पास एक लोन पेयर रहता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ अदर मालिक्यूल्स ये चीज़ हो सकती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट ऑफ लीवर्स एसिड लीवर्स बेस भी आपको मैं समझा देता हूँ। लीवर्स एसिड वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, और लीवर्स बेस वो होता है बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सके, डोनेट कर सके। जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, लीवर्स एसिड है। जो डोनेट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं बेस। इसमें एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एसिड, और ये क्या हो जाएगा वाटर एज अ बेस काम कर रहा है। ठीक हो गया। सिमिलरली इसकी एक एग्जांपल और भी मैं आपको दे देता हूँ ताकि यहीं पे आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए, आगे मुझे पढ़ाना ना पड़े। तो यहाँ पे क्या है बेटा, बी एफ जो है वो क्या है, तो यहाँ पे ये जो है वो क्या है, एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लीवर्स एसिड, और ये जो है बेटा वो डोनर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, लीवर्स बेस। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पे, MOT पे। ठीक है, या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ना बेसिकली जो SLO में है ना, वो अगले चैप्टर्स के साथ इसका लिंक है, स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वहाँ पढ़ लेते हैं तो ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वहाँ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वो स्टेट ऑफ मैटर हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, वो फिर सारी चीज़ें वो एक ही तरह से अलाइन हो जाती हैं। आगे बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मॉलिक्यूल ने अपने ऑर्बिटल बनाए हैं, या वेरी गुड। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं बेटा, इसको MOT कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब कैसे होते हैं भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी दो तरह की एनर्जी, दो तरह की शेप होती, क्या कहते हैं, टाइप होती है। एक ऐसे जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनको BMO कहते हैं, और एक होता है जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे इसको बनाते हैं मिलके, उसको बेटा हम कहते हैं LCAO, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये कैसे होता है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी डिस्कस करेंगे, वो सब कुछ करेंगे भाई सुकून से। तो पहले क्या होता है कि बेटा दो ऑर्बिटल होते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास है जी सिंपल इन द फॉर्म ऑफ 1s है हाइड्रोजन का, एटॉमिक ऑर्बिटल है प्यारा सा। दूसरा है जी 1s, दोनों की एनर्जी बेटा क्या है, सेम है, इसलिए आमने सामने लिखे हुए। एनर्जी की लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एनर्जी की लाइन आ गई, मतलब लो और हाई। अब ये क्या करेंगे बेटा, ये मिल के एक ऐसा डब्बा बनाएंगे, आप इसको डब्बा कंसिडर कर लो, क्योंकि मैं अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम दो सर्कल को आपस में मिलाते थे, लेकिन इस तरह का बॉक्स नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड में इनकी आइडेंटिटी रिटेन होती है, इनकी आइडेंटिटी जो है ना एटॉमिक ऑर्बिटल की वो ख़त्म नहीं होती। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, ये मिल के ना कोई नई चीज़ बना ले देते हैं। ये जो डॉट्स हैं बेटा, डॉट्स इसकी जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये क्या करते हैं बेटा, कुछ ऐसे ऑर्बिटल बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और कुछ ऐसे बनाते हैं बेटा जो क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग में जो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे होते हैं बेटा, रिपेल कर रहे होते हैं। तो ये दो तरह के ऑर्बिटल बन सकते हैं, एक बॉन्डिंग और एक ऑर्बिटल क्या बनता है बेटा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या इसको सॉरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। नॉन बॉन्डिंग नहीं होगा, ये एंटी बॉन्डिंग होगा, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग में जो होते हैं वो लोन पेयर होते हैं, वो यहाँ पे हम सेंटर में लिखते होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं होता, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो क्या है, दो ऑर्बिटल ने, एक बॉन्डिंग और क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब
इसमें जो है ना वो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन ये क्यों होता है कि इसकी एनर्जी जो है ना वो क्या है बेटा, लो है, इसकी एनर्जी जो है वो क्या है, हाई है, क्यों हो रहा है? तो बेटा ये ना वेव्स का कॉन्सेप्ट होता है। उस वेव्स के कॉन्सेप्ट में हम जो है ना वो क्या कहते हैं कि जब कभी भी कोई सिस्टम कंस्ट्रक्टिव जो है वो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, यानी कि कंबाइन हो रहे हों, तो वो कंबाइन होने के नतीजे में बॉन्ड बनता है। जब वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हों उसके नतीजे में जो है ना वो क्या क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग बनती है, यानी कॉम्बिनेशन दोनों के केसेस में अलग अलग होता है। अब इसके बाद कुछ रूल्स हैं इसके। वो रूल्स क्या हैं बेटा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल्स थे ना, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किसके लिए है, 1s 2s के एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जो फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो भी वही रूल अप्लाई करेगी जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल करते थे। कौन सा बेटा? अब वो प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, हुंड्स रूल हमने पढ़ा था, ये सारे रूल वो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगेन वही वाली बात है बेटा कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का वही कंसेप्ट है कि एस 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 पी और पी के मिलने से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। पी वाई और पी जेड के मिलने से क्या बनता है बेटा, पाई बॉन्ड बनता है। अच्छा, जब ये बॉन्ड बनते हैं बेटा तो अब देखो एस ऑर्बिटल ने क्या बनाना है, बॉन्डिंग भी बनाना है, एंटी बॉन्डिंग बनाना है। एस के बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये सिग्मा क्या कहलाएगा, सिग्मा 1s होना, तो इसको भी सिग्मा 1s ही चाहिए ना, लेकिन वो एंटी बॉन्डिंग है इसलिए हम यहाँ पे स्टार लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s आ जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है बेटा कि अब इसमें जो एनर्जीज होती हैं वो मुख्तलिफ तरह की जो है ना वो क्या होती हैं, सिस्टम्स के अंदर एनर्जी डेवलप होती है। एनर्जी जो है ना मैं आगे जाके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर बेटा इन जनरल हम इसको ना सिर्फ और सिर्फ वैलेंस वाले ही कंसिडर करते हैं और पी वाला ही कंसिडर करते हैं। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर हमें यह बताता है कि कितने बॉन्ड्स बने हैं, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 क्योंकि इसके दो बॉन्ड बनते हैं। फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 क्योंकि इसका एक बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3 क्योंकि इसके 3 बॉन्ड बनते हैं। वो कैसे आएगा, क्या होता है, वो सारा का सारा हम देख लेते हैं। फिर बेटा अब यहाँ पे ना हम जो है ना वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इन द केस ऑफ एनर्जीज, रिलेटिव एनर्जी का, रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब देखो हमें 1s लिखने की ज़रूरत नहीं है जब हम बात कर रहे होंगे इस केस की, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, इस केस की बात कर रहे होंगे तो 1s लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो इनर इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आप 2s की बात करें तो 2s में बेटा वही स्नैरियो होना जो पहले था, सिग्मा स्टार जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। इसकी भी हमें ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि 2s में कोई क्लैश नहीं आ रहा। क्लैश कहाँ पे आता है, क्लैश आता है जब हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इन द केस ऑफ 2px, ये जो आपस में मिलते हैं बेटा, इनके दरमियान क्लैश पड़ता है। क्लैश क्या पड़ता है, देखो x ऑर्बिटल x के साथ मिलने के क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों बनाते हैं पाई बॉन्ड। तो इस केस में क्या होगा, पाई बॉन्ड बनाते हैं, सबसे ज़रूरी बात दोनों के पाई बॉन्ड सेम होते हैं, यानी कि जो सिग्मा 2px होगा वो आएगा। अब इस केस में जो है सिग्मा 2px है, दूसरे केस में सिग्मा 2p पाई 2py और पाई 2p
जेड है। एक सिनेरियो ऐसा आता है बेटा जिसमें सिग्मा टू पी एक्स इन दोनों ऑर्बिटल से क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से होता है ऊपर। एक सिनेरियो आता है जिस केस में पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड जो है वो क्या होते हैं, सिग्मा टू पी एक्स से नीचे होते हैं। ऊपर में कोई मसला नहीं, ऊपर वाले ऑर्बिटल में जो है बेटा वो क्या होगा, ऊपर वाले ऑर्बिटल का सीक्वेंस सेम होगा, क्या पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जेड, सिग्मा स्टार टू पी एक्स। इधर भी ये सेम होगा, इधर भी इसमें कोई मसला नहीं होगा। मसला कहाँ होता है, मसला होता है यहाँ पे। अब इस मसले का हल क्या है, हमें कैसे याद रहे कि कौन से ऑर्बिटल ये काम करते हैं, कौन से ऑर्बिटल ये काम नहीं करते। अब ये आपने याद रखना है कि जो शरारती बच्चे होते हैं ना वो हमेशा होते हैं छोटे, ठीक है। तो छोटे बच्चे जो हैं वो क्या क्या करते हैं, वो कभी कभी बड़ों में चले जाते हैं। तो सिग्मा एस जो है इसकी बेटा एनर्जी आप देखें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इसमें छोटे मॉलिक्यूल मतलब उसमें जो साइज होता है वो होता है स्मॉल, एटॉमिक ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, इनका गैप भी होता है स्मॉल। तो इसकी वजह किससे, इसके नतीजे में होता क्या है, इसके नतीजे में ये होता है बेटे कि जो छोटे एटम होते हैं उनके एस और पी के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस। थ्योरेटिकली जो एनर्जी डिफरेंस है उसमें बड़ा ही डिफरेंस पाया जाता है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये होता है स्मॉल मॉलिक्यूल में स्मॉल, आप इसको कंसिडर कर लें, ठीक है। तो ये जो पी एक्स है ये एनर्जी लेके चला जाता है ऊपर। तो इसका मतलब किस किस केस में ये होगा, ये बेटा अगर होता हाइड्रोजन में तो ये हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन में होता है। ये तीनों तो हम चार डिस्कस नहीं करते। तो नाइट्रोजन के केस में आप नाइट्रोजन के केस में ये डिस्कस कर लें कि नाइट्रोजन के केस में ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। तो सिंपल फॉर्म में ये कहें कि सिर्फ नाइट्रोजन के केस में आपने सिग्मा को जो है वो ऊपर रखना है, सिग्मा टू पी एक्स को, बाकी दोनों केस में इसको नीचे रखना है। बाकी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में ये जो आपके पास सिग्मा टू पी वाई है वो नीचे आएगा। यानी कि लुबे आप ये है सारी डिस्कशन का कि इन द केस ऑफ जब भी हम बात करेंगे नाइट्रोजन, जब इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बेटा एस जो आपके पास टू पी एक्स, टू पी वाई और टू पी जेड होंगे, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, हमने जो सिग्मा पहले दो हम फिल करेंगे पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड, फिर सिग्मा टू पी एक्स, फिर पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी जेड, फिर बेटा क्या आएगा सिग्मा स्टार। अब इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होंगे, पहले फिल होंगे जी इलेक्ट्रॉन उनमें जिनकी एनर्जी क्या है, लो है। तो एनर्जी सबसे कम किसकी है, वेट, एनर्जी सबसे कम एनर्जी किसकी है बेटे, जी यहाँ पे मार्कर चेंज करने दे, देखो 1 2 3, 1 2 3, सबसे कम एनर्जी इन दोनों की है। पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, फिर इधर दो, फिर इधर दो, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो वो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं बेटा कितने हैं, आए हैं 6। एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो हैं 0। तो हम जो है वो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना चाहें तो 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है पैरामैग्नेटिक का, एक कॉन्सेप्ट होता है डायामैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक वो ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और डायामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। अब इसको आपने याद रखने के लिए डाया को डाई से याद रख लेना। डाई का मतलब होता है 2, मतलब जब कभी भी पेड़ बने होंगे, सारे के सारे पेड़ होंगे, तो मॉलिक्यूल आपका डायामैग्नेटिक होगा। कौन से पेड़ होंगे, ये सेंटर वाले, ये वाले, साइड वाले नहीं देखने, ये वाले नहीं देखने भाई,
सेंटर वाले जब पेयर होंगे सारे तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। देखो पेयर है, पेयर है, पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। अब बेटा अगर मैं ये कहूँ कि N2 वन नेगेटिव मैंने बनाना है, वन नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पे बेटा आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली मजबूरन हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने यहाँ कहा हुआ कि ये ऐड नहीं करते होते, लेकिन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो N2 -1 के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे, -2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब ये क्या है बेटा, अब ये डायमैग्नेटिक नहीं रहा, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, अब डायग्राम ड्रा कर लेते हैं किसकी बेटा, ऑक्सीजन के लिए डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। अब डायग्राम ड्रा कर लेते हैं फ्लोरीन के लिए, कोई बड़ी बात नहीं, डायग्राम आप खुद ही ड्रा कर लेंगे। 2px 2py 2pz, बल्कि इसकी बजाय मैं आपको सीधा बगैर लेबलिंग के मैं डायग्राम ड्रा कर देता हूँ, आसान हो जाएगा आपके लिए। ये आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, सॉरी। ये ऑर्बिटल जो हैं वो पहले क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे बॉन्ड, और फिर जो है बेटा यहाँ पे आप इसको ऐसे सर्कल करना चाहें तो इट्स अप टू यू, सर्कल बना सकते हैं, और लेवल बाद में इसको कर लेंगे। तो ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 2px, इसमें 8 होते हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सिमिलरली फ्लोरीन के केस में भी यही होगा सिनेरियो। फ्लोरीन के केस में भी जो इलेक्ट्रॉन है हम इसको ऐसे फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त 2 3 4 2 3 और 4 हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, पेयर नहीं बनाना, अलग अलग करना है। तो O2 जो है वो क्या है, O2 है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगर O2 के अंदर हम +1 कर लें, O2 +1, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ख़त्म कर दें, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। O2 +2, तो यहाँ से दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन के पास बेटा हैं ही इलेक्ट्रॉन काफ़ी, 5 तो इसके पास एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ये ऊपर फिल करेगा, एक पेयर नीचे, यहाँ पे भी इसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन सारे फिल हो जाएंगे। तो ऑल द फ्लोरीन इज़ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब यहाँ पे जो एक सवाल हमारे पास रह गया है वो है बेटा हीलियम और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हाइड्रोजन की ड्रॉ कर दी थी मैंने। सवाल आता है कि He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वाई? तो आप कहते हैं सॉरी MO डायाग्राम ऑफ He2 मॉलिक्यूल आप ड्रॉ करते हैं कि हीलियम जो है वो क्या है, 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ लिखते हैं हीलियम 1s है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका बॉन्ड आप ड्रॉ करते हैं। तो ये आप यहाँ पे शो करते हैं सिग्मा स्टार 1s, और आप सिग्मा 1s शो करते हैं। डायग्राम बनाना ज़रूरी है बेटे, डायग्राम के बगैर आपके जहन में आ रहा होगा कि सर डायग्राम ना बनाए तो हो जाएगा, नहीं होगा। तो आप बॉन्ड ऑर्डर लिखें, तो इलेक्ट्रॉन इन BMO 2 हैं, 2 - 2 तो 0/2 = 0। तो आप सिंस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 does not exist, is 0, sorry, so the molecule does not exist, so the molecule does not exist in nature। ठीक हो गया, ऐसे आप इसका आंसर लिखें, क्या बड़ी बात है, आपको एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा, नंबर दे देगा। ठीक है, गुस्सा नहीं करेगा। सो फॉर ये हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 था बेटा, इसके MCQs मैंने डिस्कस किए हुए हैं, एक्सरसाइज अलग से भी डिस्कस हमने की हुई है, बहुत सारी जो हैं वो
इंशाल्लाह जो है ना बहुत सारी आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें इसकी सारी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। तो सबसे ज़रूरी बात है बेटा वो क्वेश्चन नंबर आपके पास एक है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर है जी 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जी एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का कहते हैं एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ O2 positive and nitrogen by applying मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या MOT कह जाता हूँ। भाई आप किसी को मसला तो नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा कि आया कि दे आर डायामैग्नेटिक और दे आर पैरामैग्नेटिक, और उसकी बेस पे आप इसको डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है। O2 और N2 को तो आपने डायग्राम ड्रा की हुई है ना, O2 की ये डायग्राम है। लेबलिंग मैंने कहा है कि आपने लेबलिंग यहाँ पे खुद कर लेनी है, वो ज़्यादा मैसअप हो जाती है, लेकिन इस तरह मैसअप हो जाती हैं चीज़ें। तो अब इसमें आपने जो है ना बताना है कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक क्या होता है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगेन डायग्राम ड्रॉ किए बगैर आप नहीं कर सकते। O2 की अलग और O2 पॉजिटिव की अलग, N2 की अलग डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। ठीक हो गया।